दोस्तों एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर के हम एग्रीकल्चर पैटर्न्स को देखें तो भैया जम्मू कश्मीर हैज ओनली 30% ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन। रीजन आप जानते हैं भैया, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लाइंग इन दी हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे होने के कारण वो जगह जो है वहां पर किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर या कृषि संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशंस बहुत हॉस्टाइल है। वहां पर वेदर जो है, मौसम जो है, जो क्लाइमेट है वहां का, वो बहुत ही ज्यादा जिसको हम कहते हैं कोल्ड रीजन माना जाता है जम्मू कश्मीर का ज्यादातर इलाका। तो करीब करीब 70% ऐसा इलाका है जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कृषि संबंधित गतिविधियां जो है वो संभव नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो भैया पूरे जम्मू कश्मीर में से हमारे पास 30% या 30% हिस्सा ही ऐसा है जहां पर कृषि या एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें जो है वो हो सकती है। येट भैया इट सपोर्ट्स अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन। तो हैरानी की बात यह है कि भैया 30% इलाका जो है वो हमारा कृषि संबंधित है या जहां पर कृषि संबंधित कार्य होते हैं, फिर भी 70% आबादी जो है वो इस 30% कल्टीवेटेड लैंड, इस 30% कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट अस एक्सप्लेन इट अगेन भैया। Are only owing to the conditions of the areas in Jammu and Kashmir, majority of the portions of Jammu and Kashmir lie in that range of temperature which is quite hostile. It remains under the throughout the year under the cover of snow, or if not under the cover of snow, still the temperature is far lower than the normal. So majority of the areas of Jammu and Kashmir are not favorable for any sort of agriculture activities. So the area left is around 30% of the entire agricultural entire area of Jammu and Kashmir which can be used for agriculture. And on the other hand, around the 70% of the population is dependent upon that 30% of area. So we can say that majority of the population of Jammu and Kashmir is still dependent upon agriculture as their chief source of occupation. Hence it would not be wrong to say that the state has an agrarian economy. जम्मू कश्मीर राज्य की जो है अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। यहां इसे हम कृषि अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया रीजन साफ है, मैंने आपको बताया कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आज भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड अवेलेबल है, जो जमीन है, वो मात्र 30% है उस पूरी जमीन के जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। इस वजह से अब भैया जब 30% लैंड में हमको 70% पॉपुलेशन को सस्टेन करना था, तो देयर हैव टू बी सर्टेन इंप्रोवाइज्ड एंड इनोवेटिव वेज ऑफ एग्रीकल्चर विच विल इवेंचुअली स्टडी। जैसे जैसे हम इन चीजों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे हम ये चीजें समझेंगे कि भैया किस तरीके से ये 70% आबादी जो है उसको सस्टेन करती है ये 30% लैंड। तो भैया जी एग्रीकल्चर को बूस्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस वजह से द स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेनी स्कीम्स टू बूस्ट इट्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। दैट इज मैंडेटरी भैया, करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सपोर्ट, मान लीजिए हमारे पास काम करने वाले 30 लोग हैं, ठीक है जी, और उस काम की कमाई को खाने वाले या उनके काम करने से जो भी आमदनी होगी उस पर 70 लोग जो है वो निर्भर करते हैं। तो बड़ी जाहिर सी बात है 30 लोगों के लिए उन 70 लोगों को सस्टेन करना, उनको रोजगार या उसको खाना देना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो भैया हमें कुछ ऐसा करना था कि वो 30% लोग जो है वो उस 70 लोगों को जो है वो सस्टेन कर पाए। इस वजह से हमको उन 30 लोगों को इंसेंटिवाइज करना था, उनको नए नए तरीके बताने थे, सो दैट उनका आउटपुट जो है वो ज्यादा हो, सो दैट हम 70 लोगों को जो वहां पे सस्टेन कर पाए। सेम ऐसी ही सिचुएशन यहां पर है। लैंड हमारे पास मात्र 30% है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उस 30% लैंड पे डिपेंड करती है। सो हमको अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बूस्ट करना था। इस वजह से सरकार द्वारा अलग अलग स्कीम्स जो है, योजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपनी कृषि संबंधित गतिविधियों को इनोवेटिव तरीके से करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है जी। The climatic diversity of the state from subtropical to temperate to very cold provides a variety of crops, fruit, vegetable and flowers.
दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो निचले इलाके हैं, निचले से मेरा अर्थ है टू दी साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल। तो पंजाब के बॉर्डर की तरफ जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे सब ट्रॉपिकल सा मौसम जो है रहता है। इवेंचुअली जैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेट या मॉडरेट सा मौसम आता है एंड उसके बाद कोल्डर रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय इलाके भी हैं। ठीक है जी। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा सर्दी वाले जिन्हें हम शीतोष्ण जोन्स कहते हैं या शीतोष्ण एरियाज कहते हैं, कोल्ड जोन्स कहते हैं। इनसे क्या होता है दोस्तों, जब अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस जो है वो मौजूद है, हम किसी और स्टेट में देखते हैं भैया मोर और लेस टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, वेयर व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर टेम्परेचर के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, थोड़ा सा आगे जाएंगे टेम्परेट सा क्लाइमेट हो जाएगा एंड इवेंचुअली काफी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट जो है वो आ जाएगा। तो तीन टाइप्स के क्लाइमेटिक जोन जो है वो यहां पर मौजूद है, जिस वजह से यहां पे अलग अलग वेराइटीज भैया जो सब ट्रॉपिकल रीजन में क्रॉप्स होती हैं वो भी यहां हो जाएंगी, जो टेम्परेट रीजन में क्रॉप्स या फ्रूट्स होते थे वो भी यहां होंगे, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, वो भी हमको यहां मिल जाएंगे। यानी ऑन दी होल वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और इन दैट केस एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन जो है वो यहां पर काफी ज्यादा डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स, अलग अलग रीजन जो है वो यहां पर मौजूद है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 15.8%। यहां पर घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जो है स्टेट का, उसमें मात्र 15.8% की हिस्सेदारी जो है वो एग्रीकल्चर को मिलती है। इवन दो हम एग्रेरियन इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर जीडीपी के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस है, उसकी हम आगे बात करेंगे। पॉपुलेशन हमारी 70% डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से इट्स जस्ट 15.8%। अप्रोक्सीमेटली 16% की हिस्सेदारी जो है हमारे सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्टेट के एग्रीकल्चर सेक्टर की है। ठीक है जी। दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं। मैंने आपको बताया कि अलग अलग जोन्स हैं, हमने सब ट्रॉपिकल देखा, हमने टेम्परेट जोन भी बात करी, हमने कोल्ड रीजन्स की बात करी। तो जैसे जैसे हमारे क्लाइमेटिक जोन्स में जलवायु क्षेत्रों में परिवर्तन आता जाता है, उस हिसाब से हमने विभाजन जो है वो किया है। तो हमने पूरी जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरल जोन्स को कुछ हिस्सों में, कुछ जोन्स में, कुछ क्षेत्रों में जो है वो विभाजित कर दिया है। क्यों? क्योंकि भैया जी इवेंचुअली जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट में चेंज जो है वो आएगा। उस वजह से वहां पर होने वाली क्रॉप्स, वहां पे होने वाली फसलें, वहां पे होने वाली फल आदि जो है उनके अंदर भी विविधता या डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, वो देखते हैं। भैया जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं, या जम्मू कश्मीर को जो है वो 4 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब ये कौन से हैं? लोअर एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है हम जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर जाते हैं तो जो रीजन आता है उसे हम सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल से थोड़ा सा मिलता जुलता। ठीक है जी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहां पर एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने 4 अलग अलग पोर्शंस में JK1, JK2, JK3, JK4 करके इस पूरे जम्मू कश्मीर के एग्रेरियन इकोनॉमी को या जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरल जोन्स को डिवाइड किया है। लोअर एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन्स, कम ऊंचाई पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, फिर मिड टू हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे हम लोअर एल्टीट्यूड से ऊपर जाएंगे तो मिड और हाई एल्टीट्यूड्स आ जाएंगे, तो वो इंटरमीडिएट जोन्स हैं। इंटरमीडिएट यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्मी वहां होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। फिर आते हैं माइल्ड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, जहां पे थोड़ी थोड़ी सर्दी या शीतोष्ण जो है वो शुरू हो जाता है, जहां पे थोड़ी सी सर्दी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर हम चलते हैं कोल्ड एरिड जोन्स की ओर, ठंडा शुष्क क्षेत्र। कोल्ड एरिड जोन्स भैया बिल्कुल रेगिस्तान जैसा इलाका और बहुत ही ज्यादा सर्द। आप जानते हैं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड एरिड जोन्स में आता है।
भैया एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से जोन में कौन कौन से जम्मू कश्मीर के एरियाज आते हैं और वहां पे क्या क्या प्राइमरीली जो क्रॉप्स है वो उगती हैं, मुख्य तौर पर वहां पर कौन कौन सी फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन्स। अब ये लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन्स क्या है ये देखना था। दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून। भैया यहां पर वर्षा जो है वो मॉनसून के क्षेत्र में मॉनसून के समय होती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हॉट स्पेल ऑफ समर्स, रिलेटिवली ड्राई बट प्रोनाउंस्ड विंटर्स। भैया क्या होता है, वर्षा के लिए कहीं ना कहीं ये एरियाज जो है ये मॉनसून या बरसात पर निर्भर करते हैं। गर्मी यहाँ पर काफी ज्यादा रहती है। बहुत सारे लोग अगर जिन्होंने जम्मू कश्मीर विजिट नहीं किया है तो उन्हें लगता होगा कि भैया जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी जो है, सॉरी, बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो पड़ती है। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं टुवर्ड्स पंजाब जो है, वहां पे मौसम जो है वो मोर और लेस नॉर्दर्न इंडिया में जैसे बाकी शहरों में रहता है, चाहे वो पंजाब के शहर हो या इवन दिल्ली जैसे शहर से मिलता जुलता रहता है। तो वहां पे भी ऐसा ही रहता है भैया। मानसून में बारिश होती है, हॉट स्पेल ऑफ समर रहता है, काफी ज्यादा गर्म जो है वो गर्मियां हमारी रहती हैं। रिलेटिवली ड्राई विंटर्स, ड्राई विंटर से हमारा संबंध है जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस समय ड्राई जो है वो रहता है हमारा वातावरण। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की जो है वो कमी रहती है, हवा के अंदर नमी जो है उसकी उसमें कमी आ जाती है। इट कंप्राइजेज ऑफ, ऐसा मौसम कहाँ है? ऐसा मौसम हमको दिल्ली जैसे इलाकों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा लंबी पड़ती है, जो उसके बाद मानसून में वहां पर जो है वो बारिश रहती है और सर्दियां जो है वो ड्राई रहती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर रीजन कौन कौन से? तो भैया जम्मू कश्मीर के अंदर ये पूरा का पूरा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू का जिला है, वहां पर ऐसा मौसम रहता है। जम्मू और सांबा ये दो ऐसे जिले हैं, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, जहां पर इस तरीके का मौसम रहता है कि भैया गर्मी काफी रहती है, सर्दी के समय ड्राई विंटर्स जिनको हम कहते हैं वैसा दौर रहता है। तो जम्मू और सांबा पूरा का पूरा जो है वो ऐसे पूरा का पूरा जम्मू और सांबा जिला जो है वहां पे ऐसा मौसम रहता है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी। दोस्तों ये वो रीजन्स हैं जहां पर ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हमारा कुछ एरियाज ऐसे हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के, क्योंकि इन सभी जगहों पर हायर एल्टीट्यूड्स मौजूद है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ एरियाज तो हैं वो प्लेन है जहां पर लोअर एल्टीट्यूड पे है, नॉर्मल ऐसा ही सब ट्रॉपिकल मौसम रहता है। वेयर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स, इन्हीं जिलों के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हायर एल्टीट्यूड्स पे है, जहां पे ठंडा मौसम या सर्द गर्म जो माफ कीजिएगा जो कोल्डर रीजन्स है जहां पर बर्फ जमी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयर, वो ऐसे हैं। एग्जांपल के तौर पर भैया कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ जिले के अंदर हमारा बनी करके इलाका है। बनी जैसे इलाकों में जो है वो काफी ज्यादा सर्द मौसम रहता है। उधमपुर के अंदर पंचैरी जैसे क्षेत्र हैं जहां पे काफी सर्द मौसम रहता है। वैसे ही कुछ कुछ रीजन्स पुंछ के हैं, राजौरी के हैं, जहां पर काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो भैया इन जिलों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में दो प्रकार के रीजन्स हैं, लोअर एल्टीट्यूड्स वाले भी हैं और हायर एल्टीट्यूड्स वाले भी हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोअर एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वो आते हैं हमारे लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, या जम्मू कश्मीर का जो JK1 एग्रेरियन जोन है या जम्मू कश्मीर का JK1 एग्रीकल्चर जोन है उसके अंदर आते हैं। यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस जोन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग जुलाई एंड सितंबर। भैया आप जानते हैं कि हम मॉनसून का जो स्पेल है बाय ऐसा मॉनसून जो है इज एक्सपेक्टेड अराउंड 1 जून एट दी सदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का जो सदर्न मोस्ट टिप है वहां पर जून के महीने में मॉनसून विंड्स जो है उनका अराइवल हो जाता है और दे इवेंचुअली स्टार्ट रीचिंग द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया बाय द मंथ ऑफ जुलाई। तो 1 जुलाई जो है वो नॉर्मल टाइम माना जाता है मॉनसून के अराइवल का। तो इस वजह से जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना जो है ये इस समय में यहां पर बारिश जो है वो होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश साल में जो है वो इन बरसाती महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो है वो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की जाती है। इन जम्मू कश्मीर के इन पर्टिकुलर एरिया जो कि सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं और लो एल्टीट्यूड्स पे, कम ऊंचाई वाले उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, द मीन हाइट अबव सी लेवल रेंजेस फ्रॉम 300 मीटर्स टू 1350 मीटर्स। तो भैया जो ऊंचाई है, जो एल्टीट्यूड है इनका वो कितना है, समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1350 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो यहां पर दर्ज की जाती है।
हॉटेस्ट मंथ्स आर मई जून एंड जुलाई। तो भैया मई जून और जुलाई के महीनों को सबसे ज्यादा गर्म महीने इन क्षेत्रों के माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भैया, दिल्ली के मौसम से अगर हम कंपेयर करें तो गर्मी सबसे ज्यादा कब होती है? हमारा जो अप्रैल का महीना है वो आते आते हमारी गर्मी की शुरुआत हो जाती है, और अप्रैल मई जून जुलाई तक गर्मी जो है रहती है। उसके बाद में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बरसात आना शुरू हो जाती है। तो भैया ये मई जून जुलाई के जो महीने हैं वो सबसे ज्यादा गर्म महीने इन क्षेत्रों के माने जाते हैं। और कोल्डेस्ट मंथ्स आर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो ये 3 महीने जो है वो सबसे ज्यादा सर्दी वाले रहते हैं, सर्द महीने रहते हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो भैया आप इसको कंपेयर कर पा रहे होंगे, ऐसा ही मोर और लेस वेदर जो है हमारे नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में रहता है। तो जम्मू कश्मीर के भी ये निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसा मौसम रहता है। Its subzone is outer hills with slightly higher elevations than the subtropical zones। मैंने आपको बताया भैया कि इन्हीं रीजन्स में कुछ हायर एल्टीट्यूड्स वाले इलाके भी हैं, कुछ ऊंचाई पर स्थित इलाके भी हैं, जहां पर जो स्लाइटली एलिवेटेड है, जो थोड़े से ऊंचाई पर स्थित है, और इस वजह से वो इस सब ट्रॉपिकल जोन से बाहर आते हैं। यहां पर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है, और मेज, वीट, सीरियल्स आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे मक्की हो गई, गेहूं हो गया, और बहुत सारी सीरियल्स जो हैं वो यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। कहां पर? लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन्स में। दोस्तों हमने बात करी थी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ और राजौरी की। एक बार मैप पर देखते हैं भैया। आप देखिए, अगर हम क्लोजली देखें तो यहां पर हमारा ये पंजाब का रीजन है और हिमाचल का रीजन है। पंजाब में आता है, पंजाब के बिल्कुल पास कठुआ है, ये जम्मू है, जम्मू के पास यहां पर सांबा का इलाका, सांबा डिस्ट्रिक्ट रहता है, ये उधमपुर है, राजौरी है और पुंछ है। तो भैया यहां तक के जो इलाके हैं, यहां पर कुछ रीजन्स जो हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं। जो हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं उनको हम इस जोन में नहीं लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है, 300 मीटर से 1350 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, वो सारे के सारे हमारे आते हैं लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड जो है वो हमारा रीजन ट्रॉपिकल जोन आता है। उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ा सा ग्लोब पे देख लेते हैं। ये हमारा अगर ग्लोब है, ठीक है जी, ये इक्वेटर है, यहां कहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां कहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है, वेरेज इसके बियॉन्ड जो इलाका है उसको हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो भैया जी सब ट्रॉपिकल जोन जो ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। तो सब ट्रॉपिकल जोन की जब बात आती है तो यहां पर जितना भी इलाके आते हैं उनके अंदर मोर और लेस जो वेदर कंडीशंस है वो सेम रहती हैं, क्लाइमेट एक जैसा रहता है। तो जम्मू कश्मीर के भी ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, उधमपुर हो गया, कठुआ हो गया, जिनके कुछ रीजन्स ऐसे सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। वेयर एज इन डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं, जो इस जोन के अंदर नहीं आते हैं। तो आई होप हमको सबसे पहले लो एल्टीट्यूड और सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और ये भी हम समझ गए होंगे कि लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन सबसे पहले जोन को क्यों कहा जाता है। एक तो ये ऊंचाई में बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे स्थित नहीं है, और दूसरा ट्रॉपिक से थोड़ा सा आगे जैसा मौसम रहता है वैसा ही मौसम यहां है, इसलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन्स, ठीक है जी। अब ये कौन से हैं? इंटरमीडिएट यानी कि मध्य, जिसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि भैया सब ट्रॉपिकल में थोड़ी गर्मी थी, इसके ऊपर सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इंटरमीडिएट टेम्परेट सा जो है वो नॉर्मल सा मौसम यहाँ रहता है। द जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून, यहाँ भी ज्यादातर बारिश जो है वो बरसात के समय होती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ भी जो है वो जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। रिलेटिवली वेटर एंड कोल्ड विंटर्स एंड हायर मीन एनुअल रेनफॉल। दोस्तों पिछले रीजन में सब ट्रॉपिकल जोन्स में हमने देखा था कि विंटर जो थे वो ड्राई रहते थे, लेकिन जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं यहां पर निरंतर बारिश जो है वो होती रहती है, कोल्ड विंटर्स है और वेटर है, यानी कि सर्दियों में ठंड तो रहती है लेकिन साथ साथ बारिश भी निरंतर होती रहती है। द जोन इज सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ट्रांजिशन एंड कंप्राइजेस ऑफ द मिड एंड हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ एरियाज ऑफ पीर पंजाल। मैंने आपको बताया कि भैया ये गर्म इलाके और प्रॉपर सर्द इलाकों के बीच में एक इंटरमीडिएट सा, एक मॉडरेट सा जोन रहता है। इसके अंदर पीर पंजाल की पहाड़ियों के कुछ इलाके आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द एरियाज अबव द आउटर हिल्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ।
मैंने आपको बताया उधमपुर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ हिस्से जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, जो कि लोअर एल्टीट्यूड्स पे हैं, और जो बचे हुए हायर एल्टीट्यूड्स वाले इलाके हैं वो आते हैं इस जोन 2 में, सेकंड जोन में। ठीक है जी। रिवर चनाब एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर ड्रेनेज बेसिन। यहां पर चनाब नदी और उसके साथ बहने वाली उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मुख्य रूप में एक ड्रेनेज बेसिन बनाती है, यानी कि चनाब और उसकी सहायक नदियों से यहां पर जो है वो पानी को पानी यहां पर पहुंचता है, और चनाब और उसकी सहायक नदियां जो है यहां पर पानी को प्रोवाइड कराती हैं। इट्स सब जोन मार्क लिमिट्स बिटवीन द वैली टेम्परेट एंड कोल्ड एरिड जोन्स। अगेन वही चीज कि भैया सब जोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीर घाटी और कोल्ड एरिड जोन जो लद्दाख वाला इलाका है उससे उतना सर्द नहीं है, उससे कम सर्द रहता है, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है उनसे ज्यादा सर्दी यहां पर होती है। यहां पे वीट एंड शुगर केन जो है वो मुख्य रूप में उगाए जाते हैं। वीट हमारा, गेहूं और गन्ने की उपज इन इलाकों में सबसे ज्यादा होती है। ये इलाके कौन से हैं? जो थोड़े से हल्के से एलिवेटेड हैं एज कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जोन्स। सब ट्रॉपिकल जोन से थोड़े से ज्यादा एलिवेटेड, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं, और ये जो है ये इलाके कश्मीर घाटी और जो हमारे लद्दाख का क्षेत्र है उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा सर्द नहीं होते हैं। दे आर नॉट एज कोल्डर एज द टेम्परेचर इन द कश्मीर वैली और बियॉन्ड दैट इन द लद्दाख रीजन, बट स्टिल दे आर कूलर व्हेन कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जोन्स और द जोन्स ऑफ लोअर लैटिट्यूड्स। तो भैया जी अगेन इस मैप पे हम देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कुछ रीजन जो है वो इस जोन 2 में आता है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन में आता है। ठीक है जी। देन वी हैव मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन्स। अब टेम्परेट जोन्स की हम और हम बढ़ रहे हैं। द जोन एक्सपीरियंस इज वेट एंड स्वियर विंटर्स। सर्द और बहुत ही गंभीर सर्दियां यानी कि काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है, विद फ्रॉस्ट, स्नो एंड रेन। भैया यहां पर सर्दी में जो है वो फ्रॉस्ट रहता है, या जिसको हम धुंध कहते हैं, धुंध जैसा माहौल रहता है, बर्फ पड़ती है और बारिश निरंतर होती रहती है, एंड रिलेटिवली ड्राई एंड वार्म समर्स। भैया गर्मी में यहां पर इतनी ज्यादा हॉट समर्स नहीं होती है, वार्म समर्स होती है, यानी कि थोड़ा मतलब नॉर्मल सा मौसम रहता है। टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई नहीं जाता है इन रीजन्स में। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में, भैया जम्मू कश्मीर के ये वो रीजन्स है जहां पर लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर गर्मियों में जाते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है गर्मियों में सब लोग वहीं जाना पसंद करेंगे जहां पे मौसम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अगर हमारे इलाके में भैया 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर होगा तो इन इलाकों में हो सकता है टेम्परेचर जो है वो 20 या 25 तक हो। तो भैया जी इतना टेम्परेचर में गिरावट जो है वो गर्मियों में दर्ज किया जाता है, यानी कि यहां पर बहुत स्वियर समर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में यहाँ के विंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्वियर होते हैं। विंटर्स के समय यहाँ बर्फबारी होती है, निरंतर बारिश गिरती रहती है, धुंध रहती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें आते हैं? दिस जोन एसेंशियली कवर्स द वैली ऑफ कश्मीर। भैया जानते हैं हम कश्मीर के अंदर ऐसा मौसम रहता है, बहुत ही ज्यादा सर्द समय रहता है कश्मीर के अंदर। एक टर्म आपने सुना होगा चिल्लई कलान, तो ये वो दौर है जब बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो कश्मीर के अंदर पड़ती है। तो कश्मीर घाटी के प्रमुख जिले जो है जिसमें शामिल है अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा। ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पर ये टेम्परेट जोन्स जो है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन्स जो है वो आते हैं। ठीक है जी। द सॉइल्स ऑफ कश्मीर वैली आर एलुवियल इन नेचर विद इरिगेटेड एरिया ऑफ अबाउट 62%। भैया यहां पर एलुवियल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल फॉर्म ऑफ सॉइल। क्यों? उसकी वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे जो नदियां हैं, जिस तरीके झेलम नदी है वो यहाँ पे बहती है, तो भैया जी उसकी वजह से बहुत ज्यादा एलुवियम डिपॉजिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर जितना कश्मीर घाटी का इलाका है उसका 62% ऐसा इलाका है जहां पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई जो है वो संभव है। क्यों? नदियों का भाव ऐसा है कि प्राकृतिक रूप से 62% क्षेत्र की कश्मीर घाटी के अंदर प्राकृतिक रूप से सिंचाई होती है। इस वजह से दिस जोन इज नोन एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज। भैया जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कृषि के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो होती है सिंचाई। अगर प्राकृतिक रूप से 62% क्षेत्र की सिंचाई जो है वो हो रही है तो यानी यहां पर
अनडाउटेडली ये कल्टिवेटर्स का पैराडाइज जो है वो कहलाएगा। दिस जोन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 680 मिलीमीटर, 680 मिलीमीटर की वर्षा यहां पर होती है, विच इज नियरली 70% इज रिसीव्ड इन विंटर्स एंड स्प्रिंग सीजन फ्रॉम दिसंबर टू मई। तो 70% वर्षा जो इन इलाकों में होती है वो सर्दियों में होती है, या जो हमारा स्प्रिंग का मौसम रहता है जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं उस दौर में हो जाती है। डिफरेंस देख रहे हैं भैया, यहां पर इन रीजन्स में वर्षा जो है वो विंटर्स में हो रही है, इसलिए हमने कहा था कि वेटर विंटर्स होती है यहां पे एज कंपेयर टू अदर जोन्स, जहां पे वर्षा जो है, रेनफॉल जो है वो सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में होता था। द एवरेज टेम्परेचर इन डिफरेंट मंथ वेरीज फ्रॉम 1.2 डिग्री सेल्सियस टू 24.5 डिग्री सेल्सियस। जैसा मैंने आपको बताया भैया, एवरेज टेम्परेचर जो है जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो वो 0 डिग्री से, शून्य से नीचे चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक औसतन तौर पर 1.2 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी भी अगर होगी तो 24-25 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहां पे दर्ज किया जाता है। वेयर एज जब हम सब ट्रॉपिक जोन्स की बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कुड बी एज हाई एज 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियां यहां पर जो है वो स्फीयर होती हैं, वेरस गर्मियां जो होती हैं वो ऑन एन एवरेज नॉर्मल सी रहती हैं, विच अगेन बिकम्स द रीजन व्हाई दीज प्लेसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन समर्स। क्योंकि समर्स में लोग भैया वो जगह प्रेफर करते हैं जहां पे सर्दी ज्यादा उनको महसूस हो, गर्मी से निकल करके जाते हैं। तो बड़ी जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पे 45-46 डिग्री तक तापमान है, वहां से निकलकर जब हम 20-25 डिग्री वाले रीजन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा महसूस होगा। तो भैया जी ये है हमारा जोन 3। द एलिवेशन इन वैली वेरीज फ्रॉम 1560 टू 1950। ठीक है जी। तो 1560 से लेकर के 1950 मीटर तक की ऊंचाई है यहाँ पे घाटियों की। इन मिड बेल्ट रेंजेस फ्रॉम 40 टू 2400 मीटर्स टू 3000 मीटर्स। तो भैया 2400 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। 3 अलग अलग रीजन्स हैं, और हायर एल्टीट्यूड्स में 4200 मीटर तक भी एलिवेशन जो है वो हो सकता है। तो इस जोन में आपको 1500 मीटर की ऊंचाई से घाटियां शुरू हो जाएंगी, और कुछ रीजन्स में 4200 मीटर तक की ऊंचाई तक भी ये घाटियां जाएंगी। यहां पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? राइस फॉलोड बाय व्हीट, मेज एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर। यहां पर चावल होता है, गेहूं होता है, मकई यहां पे उगती है, गन्ना उगता है, ऑयल सीड्स, तिलहन जिन्हें कहते हैं, ऑयल सीड्स, तिल जिनका तेल वगैरह निकलता है, तो भैया वो सब भी इन हायर एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर का रीजन 3। देख लेते हैं भैया ये डिस्ट्रिक्ट जिनकी हमने बात करी, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम। तो ये जो रीजन है यहां पर ये कश्मीर वैली के अंदर आता है, जिस वजह से यहां पर जो है वो टेम्परेचर ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा गर्मी में भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और समर जो है वो यहाँ पे वार्म से रहते हैं, वेरस विंटर जो है वो स्फीयर हो जाते हैं। तो ये आता है हमारा जोन 3, जिसको हम मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन कहते हैं। जोन 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और भैया हम जाते हैं कोल्ड एरिड जोन में। कोल्ड एरिड आप समझ गए, एरिड जोन वो रहता है जहां पे रेगिस्तान जैसा माहौल हो। द रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ एशियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन काराकोरम एंड ग्रेट हिमालयाज। अगेन भैया हमने पिछले लेक्चर अगर आपने मेरे देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट नॉर्दर्न रीजन में काराकोरम रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में फॉल करता है। यहां पर क्या है, एरिड जोन कंप्राइजेस ऑफ द कोल्ड एरिड रीजन्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड हॉट एरिड रीजन्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटियो। The cold arid regions of western Himalayas mainly comprises of Ladakh. लद्दाख वैली, लद्दाख की जो घाटी है वहां पर इस तरीके का कोल्ड एरिड जोन रहता है। कल्टीवेशन इज वेरी लिमिटेड ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशंस। भैया बंजर या सर्द रेगिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए रेगिस्तान हमने देखा है, थार डेजर्ट की हमने बात करी, थार डेजर्ट में ज्यादा फसलें नहीं उगती हैं, लेकिन वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। वेयर एज जो लद्दाख रीजन है उसको हम एक ठंडा रेगिस्तान के रूप में देख सकते हैं। क्यों भैया जी, वहां पर ज्यादा कल्टीवेशन नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, विच इज अगेन रीजन के वहां पे जो है वो कल्टीवेशन ज्यादा क्यों नहीं होते। इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में, इतने सर्द माहौल में फसलों का होना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बार्ले इज द मेन क्रॉप। बार्ले जो है, जौ जिसे कहते हैं, जौ, तो जौ की पैदावार यहां सबसे ज्यादा होती है। बार्ले इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर, कहां पे, लद्दाख रीजन में। तो दोस्तों हमने मोर और लेस पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर कर लिया।
जो हमारा ये वाला रीजन था जिसके अंदर ये डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा वाले डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, JK1 और JK2 में। तो भैया JK1 तो हमारा रीजन आ गया जहां पर सब ट्रॉपिकल सा जोन था, वहां पे गर्मी का समय रहता है, मॉनसून में बारिश होती है, समर्स जो हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, विंटर्स ड्राई रहते हैं। इवेंचुअली जब हम इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के थोड़े हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेट सा मौसम जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में कश्मीर घाटी के अंदर जो रीजन्स है ये हमारे JK3 में आते हैं। यहां पर जो है वो सर्दी का मौसम रहता है, एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और जो वर्षा है, जो बारिश है, वो मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो सर्दी के समय होता है। और उसके बाद हमारा JK4 में आता है ये पूरा का पूरा रीजन जो कि कोल्ड एरिड जोन है। तो भैया जी मुझे लगता है मोर और लेस हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे एग्रीकल्चर जो है वो इस यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर डाइवर्सिफाई होता है। इस वजह से दोस्तों हमारे पास चार ऐसे रीजन्स हैं जहां पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा है, जिस वजह से क्या होता है भैया, जब अलग अलग टेम्परेचर जोन्स यहां बन जाएंगे तो अलग अलग फसलों की पैदावार होगी, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। जम्मू कश्मीर हैज बीन द लीडिंग प्रोड्यूसर for various dry fruits, various variety of rice, various fruits which are grown in this area. That all is due to the variation in temperatures and which ultimately becomes the reason for variation in the agricultural zones. तो चार मुख्य क्षेत्रों में कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए जम्मू कश्मीर का जो है वो विभाजन किया गया है, JK1, JK2, JK3 एंड JK4। आई होप यहां तक हमको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डेप्थ में जाकर के एक एक रीजन को समझेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर फसल का क्या पैटर्न रहता है, क्रॉपिंग किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो होती है। तो भैया जी ड्यू टू क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू कोल्ड, हमने लास्ट टाइम बात करी थी, सब ट्रॉपिकल जोन्स की बात करी थी, हमने टेम्परेट जोन्स की बात करी थी, कोल्ड एरिड जोन्स की बात करी थी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मोर और लेस ये तीनों रीजन्स जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय हो, चाहे वो शीतोष्ण हो, या फिर शीत जिसे हम कोल्ड एरिड जोन्स कहते हैं वो हो। तो भैया तीन अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेटिक सिस्टम्स जो हैं दैट आर प्रेवलेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, जिस वजह से क्रॉपिंग पैटर्न्स भी है। आप जानते हैं भैया जो क्रॉप्स होती हैं या जो फसलें हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल पैटर्न्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जलवायु में परिस्थितियां किस प्रकार की हैं उससे सीधा सीधा संबंध रहता है हमारी फसलों का और हमारी जो भी प्राकृतिक वनस्पति या उपज होती है। तो भैया जब तीन अलग अलग प्रकार के जलवायु परिस्थितियां या फिर क्लाइमेटिक सिस्टम्स जो हैं, क्लाइमेटिक सिचुएशंस जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो तीन अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। सो द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन 3 रीजन्स ऑफ द स्टेट आर इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो भैया एक एक करके हम इन पैटर्न्स को देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कि किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉप्स इन जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में। दोस्तों अगर आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा याद होगा तो हमने बात करी थी कि भैया जो हमारा जम्मू रीजन है वहां पर मौसम जो है वो सब ट्रॉपिकल सा रहता है, यानी मोर और लेस जैसा हमारा नॉर्दर्न इंडिया में है, एक एवरेज 40 टू 45 डिग्री तक की गर्मी हो सकती है गर्मियों के दिनों में, और सर्दी के समय में भी जो है वो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 0 डिग्री रहता है। तो भैया जी इस तरीके का जो सब ट्रॉपिकल सा क्लाइमेट है, जैसा कि हमको मोर और लेस दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिलेगा, वैसा सा क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर के जम्मू के रीजन में है। तो भैया द प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ जम्मू आर डोमिनेटेड बाय व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, फोडर एंड ऑयल सीड्स। तो भैया जी जम्मू कश्मीर के चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके हो, जो मुख्य रूप में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें शामिल हैं गेहूं, चावल, मक्का, दालें, चारा आदि। इसके अलावा तिलहन जिन्हें कहते हैं, ऑयल सीड्स जिन्हें कहते हैं, वो जो हैं वो जम्मू रीजन में हमको मिल जाएंगी। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर्स एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। तो भैया खरीफ क्रॉप जो है
वो हमारी समर्स में बोई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप आप जानते हैं राइस है। चावल जो है उसकी जो बोने का सीजन है, चावल को उगाने का सीजन जो है वो हमारा जून जुलाई जुलाई के महीने में, जब बहुत ज्यादा उमस और ह्यूमिडिटी रहती है और जब जमीन में काफी ज्यादा नमी होती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए हमको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो जुलाई के महीने में हमारा जो चावल है, या जून के महीने में चावल जो है वो लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा ऑटम या सर्द ऋतु जिसे कहते हैं वो समय आता है, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो है यहाँ पर होती है, दे रिक्वायर मोर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मैंने आपको बताया था भैया यहाँ पर इनको रेनफॉल या वर्षा की भी, यानी कि पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है, और तापमान भी खरीफ क्रॉप्स के लिए हमें ज्यादा चाहिए। तो भैया एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार जो है ये खरीफ फसलों की जो है वो टाइप्स है। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गई, ये जो है ये सारे के सारे हमको खरीफ सीजन में, या फिर यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि भैया गर्मी के समय में ये सो किए जाते हैं। और जब ऑटम, जब सर्दी आने वाली होती है, अक्टूबर नवंबर का जब समय आता है, उस समय इनकी जो कटाई है वो हो जाती है। उसके अलावा राबी क्रॉप्स है। राबी क्रॉप्स जो है वो हमारी सर्दियों में उगती हैं, आर ग्रोन इन विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। तो भैया जी अक्टूबर नवंबर में ये फसल जो है वो बोई जाती है, और जैसे जैसे अप्रैल मई या मार्च अप्रैल का महीना आता है तो उस समय इनकी कटाई जो है हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर भैया वीट, आप जानते हैं गेहूं की फसल जो है, गेहूं कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। देखिए इस तरीके से याद रखना है कि जून जुलाई में हमारा जो है किसकी, हम जून जुलाई में हम बोना शुरू करते हैं खरीफ क्रॉप या चावल जो है। तो चावल हम जून जुलाई में बोते हैं और उसको हम अक्टूबर के आसपास उसकी कटाई कर लेते हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम जो फसल लगाते हैं वो होती है गेहूं की फसल। उसकी कटाई हम लोग, आप जानते हैं गेहूं की फसल की कटाई बैसाखी के समय होती है। तो अप्रैल के महीने में या मई के महीने में कटाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो रेबी क्रॉप्स है और खरीफ क्रॉप्स है, उनका सीजन जो है वो जम्मू रीजन में चलता रहता है। इसके अलावा वीट, बार्ले, ऑयल सीड, पीज, फॉडर क्रॉप्स आदि, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तिलहन हो गए, मटर हो गए, और चारा जो है जानवरों के लिए वो इस समय रेबी सीजन में जो है वो उगाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक और जायद क्रॉप आपने सुना होगा, हमने जायद पढ़ा होगा अगर, तो जायद एक हल्का छोटा सा क्रॉपिंग सीजन होता है जो रेबी और खरीफ के बीच में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि भैया हम लोग अप्रैल के महीने में जो है वो हमारी जो खरीफ क्रॉप है उसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो है उसको हम, जैसे गेहूं हो गया, इनको हम अप्रैल के महीने में काट लेते हैं। और जो हमारी रेबी क्रॉप है, जैसे कि माफ कीजिएगा, जो हमारी रेबी क्रॉप है, जैसे कौन सी होगी, रेबी में कौन सी क्रॉप आती है हमारी, वीट हो गया। तो वीट जो है वो हम अप्रैल के महीने तक, गेहूं जो है उसकी कटाई कर लेते हैं। और जो खरीफ क्रॉप है उसको हम बोना शुरू करते हैं। कब खरीफ क्रॉप हम बोना शुरू करते हैं? गर्मी के समय, जून जुलाई में। तो अप्रैल से लेकर के जून और जुलाई तक का जो अप्रैल मई जून, ये 2 या 3 महीने का जो वक्त होता है, इसे हम जायद क्रॉप कहते हैं। जायद क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन इन बिटवीन रेबी एंड खरीफ क्रॉप। तो भैया रेबी और खरीफ के बीच में जो समय था उसमें हम ये जायद क्रॉप जो है वो उगाते हैं। इसको हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इसकी सिंचाई करते हैं। दे आर कॉल्ड जैद खरीफ और जैद रेबी। तो लीफी वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन जम्मू रीजन। तो भैया जम्मू रीजन में छोटा सा एक जैद सीजन रहता है। रेबी और खरीफ सीजन के बीच में 2-3 महीने का वक्त रहता है। ये दोनों में होता है दोस्तों। रेबी और खरीफ जो है वो एक साइकिल में चलते हैं। तो भैया जी रेबी खत्म होता है, 3 महीने का वक्त रहता है, खरीफ आता है, उसके बीच में क्रॉप्स बोई जाती हैं। ये खरीफ खत्म होता है, 2 या 3 महीने का ब्रेक आता है, उसमें जायद क्रॉप्स जो है वो बोई जाती हैं, सो की जाती हैं। तो इस तरीके से जम्मू रीजन के अंदर जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। एग्रीकल्चर या क्रॉप्स की जब बात आती है कश्मीर रीजन में, तो कश्मीर क्षेत्र में क्या क्या फसलें होती हैं तो देखते हैं भैया। कश्मीर वैली इज वेल नोन फॉर इट्स फ्रूट्स। तो भैया सबको मालूम है कश्मीर घाटी के अंदर जो फल है उनकी उपज बहुत ज्यादा है। सेब हो गया, आड़ू हो गया, चेरी हो गई, इस तरीके की क्रॉप्स जो हैं वो कश्मीर रीजन में काफी ज्यादा फेमस है। तो कश्मीर वैली इज नोन फॉर इट्स फ्रूट्स। कश्मीर वैली के जो फ्रूट्स है वो दुनिया भर में, कश्मीर का एप्पल जो है वो एक ब्रांड माना जाता है। जब भी कभी आप मार्केट में एप्पल लेने जाते हैं तो भैया वो कहता है सर ये एप्पल है, ये सेब ले लीजिए, ये 60 रुपए किलो है, ये 100 रुपया किलो है। तो कोई पूछता है भैया डिफरेंस क्या है? सर ये 100 रुपया किलो वाला कश्मीरी सेब है, कश्मीर का एप्पल है। तो एप्पल
एप्पल दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ब्रांड। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा माना जाता है कि जो एप्पल की पैदावार है, जो सेब की पैदावार है, वो कश्मीर के अंदर बहुत बेहतरीन होती है। उसके अलावा आड़ू है, चेरी है। उसके अलावा कुछ फसलों की बात करें, राइस, मेज एंड व्हीट इन फ्यू एरियाज। कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में आपको जो है वो मक्का, गेहूं और चावल जैसी फसलें भी मिल जाएंगी। ठीक है जी। इन कश्मीर लैंड जनरली प्रोड्यूसेस वन क्रॉप ईच ईयर। दोस्तों ऐसा है कि कश्मीर के अंदर जो फसल है वो एक साल में एक ही टाइप की फसल जो है वो होती है। इस वजह से इस जमीन को कहा जाता है एक फसली। ये टर्म याद रखिएगा, एक फसली कैन बी ए इंपॉर्टेंट टर्म विद एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के अंदर ये टर्म जो है वो हमसे पूछी जा सकती है। व्हाट डज द टर्म एक फसली मीन्स? तो भैया एक फसली रेफर्स टू द लैंड ऑफ कश्मीर विच यूजुअली प्रोड्यूसेस जस्ट वन टाइप ऑफ क्रॉप इन a year. The highly cultivated garden lands in Srinagar and in some other towns give more than one crop a year. There is no rotation of crop otherwise. Majority of लैंड पोर्शन जो कश्मीर के अंदर है, जमीन का वो भाग जो कश्मीर के अंदर है, मुख्य रूप से वहां पर साल में सिर्फ एक प्रकार की फसल ही जो है वो उगती है। इस वजह से इसको नाम दिया गया है एक फसली। तो भैया एक फसली टर्म हमको याद रहेगा। कुछ सिलेक्टिव एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा फसल, एक से ज्यादा क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है। ठीक है जी। दोस्तों जम्मू में हमने बात करी, कश्मीर में बात करी, लद्दाख रीजन में देखते हैं भैया। लद्दाख हम जानते हैं कोल्ड एरिड रीजन है, बहुत ही ज्यादा सर्द और खुश्क सा मौसम यहाँ पर रहता है, जिसे कहते हैं कि भैया ड्राई एंड कोल्ड रीजन जो है लद्दाख के अंदर है। इन लद्दाख लाइक कश्मीर नो कस्टमरी रोटेशन ऑफ क्रॉप इज फॉलोड। भैया जब क्वांटम कब बढ़ता है? जब चीजें फेवरेबल होती हैं। हम एक से ज्यादा दो या तीन क्रॉप्स, हमने जायद के केस में भी देखा, हम भैया रबी क्रॉप उगा रहे थे, हम खरीफ उगा रहे थे, उसके बीच में टाइम बचता था, हम जायद क्रॉप भी उगा रहे थे। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो फेवरेबल थी। अब कश्मीर या लद्दाख में जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉस्टाइल रहती हैं, तो उस ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स नहीं उगा सकते। इस वजह से एक फसली का जो कंसेप्ट है या एक सीजन में एक ही क्रॉप उगेगी, वो लद्दाख में भी फॉलो किया जाता है। However, wheat is not grown on the same land for more than 2 or 3 consecutive years at it reduces soil fertility. भैया wheat जो है, गेहूं एक भूमि पर ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हर साल हम गेहूं की फसल, वीट की फसल जो है वो बोते हैं। लद्दाख के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों भैया? लद्दाख मैंने आपको बताया इज लाइक अ ड्राई डेजर्ट, ड्राई और कोल्ड डेजर्ट, जस्ट लाइक जैसा हमारा थार डेजर्ट है, वहां पे क्या है, गर्मी है और मरुस्थली है। लद्दाख के अंदर मरुस्थली है लेकिन सर्दी है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई है। तो आप उसको समझ लीजिए, लद्दाख रीजन जो है वो ठंडे रेगिस्तान की तरह है। जब ठंडा रेगिस्तान है, टर्म आ रहा है रेगिस्तान, तो भैया रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान वो जगह है जहां पे पानी की कमी है। तो वीट जो है उसकी ग्रोथ के लिए पानी लगता है, तो पानी बचाने के लिए मैक्सिमम 2 या 3 साल लगातार जो है वो गेहूं की फसल जो है वो लद्दाख में बोई जाती है। उसके बाद उस जमीन पे काफी समय के लिए गेहूं नहीं बोया जाता। अगर हम लगातार वहां पे गेहूं जो है वो बोते चले जाएंगे तो पानी की मात्रा जो है वो ऑलरेडी जमीन के अंदर कम है, उससे और ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी में कमी आ जाएगी। इस वजह से लद्दाख के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो है वो वीट की जो फसल है वो उगाई जाती है, उससे ज्यादा बार नहीं। ठीक है जी। वीट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ग्राम, पीज और मस्टर्ड सीड फॉर अ ईयर एज द रूट स्ट्रेंथन्स द सॉइल बैक बाय द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। एक बार हमने 2 या 3 साल के लिए वीट या गेहूं की फसल जो है उगा दी, उसके बाद हम दोबारा से जो है वो मस्टर्ड सीड्स हो गए, सरसों के जिसको हम दाने कहते हैं, नाशपाती हो गई या चना हो गया, इनकी पैदावार जो है वो कर देते हैं चावल की फसल के बाद। क्योंकि ये जो ग्राम हो गए, पीज हो गए, मस्टर्ड हो गए, भैया ये जो है ये हेल्प करते हैं वापस जमीन के अंदर पौष्टिक तत्वों का संचार करने में। दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन सॉइल रीगेनिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो भैया सॉइल, मिट्टी के पौष्टिक तत्वों को दोबारा से वापस लाने में मदद करते हैं। कौन? ये जैसे चना हो गया, नाशपाती हो गई, सरसों के बीज हो गए। इस वजह से चावल की फसल के बाद 1 साल या 2 साल के लिए इस तरीके की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। उसके बाद फिर से आप क्रॉप जो है वो वीट की दोबारा से उगा सकते हैं। ठीक है जी। Crops in Ladakh region, in some villages land is called दो फसली।
एक टर्म हमने पढ़ा था अभी, एक फसली, यानी कि जहां पर साल में एक फसल होती है। जब दो फसली हो गया तो भैया क्या होगा, साल में दो क्रॉप्स जो है वो उगना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ रीजन्स हैं लद्दाख के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर दो फसलें जो हैं वो उग जाती हैं। तो लैंड कॉल्ड दो फसली गिव टू क्रॉप्स अ ईयर, एक साल में दो फसलें जो है वो यहाँ उग जाती हैं। द टाइम ऑफ सोइंग इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट डिफर्स फ्रॉम एरिया टू एरिया। भैया दो फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं इन क्षेत्रों में, मगर ये ऐसा नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया जी हर जगह सेम टाइम पे होगा। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, जिले से जिले में जो है वो डिफरेंस रहता है कि इस जिले में कौन सी फसल उगाई जाएगी और इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में कौन सी फसल जो है वो उगाई जाएगी। द लो लाइंग एरियाज आर वेयर द खरीफ क्रॉप मेज फॉलोज व्हीट। The former crop is sown anytime from 15 November to 15 January when the soil is not frosty. लो लाइंग एरियाज यानी कि लद्दाख का, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लद्दाख भैया हाई एल्टीट्यूड्स पर, कुछ रीजन्स उसके कंपैरेटिवली थोड़े से निचले इलाकों में हैं। तो भैया जी 5-6 हजार मीटर की ऊंचाई रहती है। तो कुछ चीजें, कुछ इलाके ऐसे होंगे जो 4-4.5 हजार या 5 हजार के करीब होंगे, वेरस कुछ एरियाज जो है वो 6 हजार तक की ऊंचाई पे भी हो सकते हैं। तो जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर खरीफ क्रॉप मेज जो है वो उगाई जाती है और उसके साथ साथ उसके बाद चावल उगाए जाते हैं। तो जो मेज है वो 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच में उन इलाकों में बो दिया जाता है और उसके कुछ समय बाद वीट की पैदावार जो है वो लद्दाख रीजन में हो जाती है। तो यहां पर इस वजह से दो क्रॉप्स कौन सी, एक भैया वीट हो गई, एक हो गई मेज। तो साल में हमने कितनी फसलें निकाल दी, साल में हमने दो फसलें निकाल दी। इस वजह से कुछ रीजंस को हमने नाम दिया क्या, दो फसली। ऐसे जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के कुछ ऐसे इलाके जहां पर साल में दो फसलें जो है वो उनकी पैदावार हो जाती है, वो दो फसली इलाके कहलाते हैं। वेयर एज मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स, कश्मीर के भी और लद्दाख के भी, वहां साल में सिर्फ एक ही फसल होती है, तो इसलिए इसे एक फसली के नाम से भी जाना जाता है। Maize is sown in July and August. In the villages where the gram is raised as rabi crop instead of wheat, the former is sown immediately after 15 January to give cultivators sufficient time for growing and harvesting maize in the kharif. भैया कुछ इलाकों में चना जो है उसको रैबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो वहां पर रैबी क्रॉप के रूप में वीट नहीं होता। मेजॉरिटी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रैबी क्रॉप अगर हम देखें तो हमारे लिए वीट है, लेकिन लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रैबी क्रॉप वीट ना हो करके जो है वो चने की होती है, ग्राम की होती है। तो 15 जनवरी के आसपास जो है वो ये चने की पैदावार जो है वो कर देते हैं। उसके बाद में सो दैट के खरीफ सीजन आने से पहले पहले जो है वो सफिशिएंट, पर्याप्त समय जो है इस ग्राम की फसल को या इस रैबी क्रॉप को मिल जाए, सो दैट ये पूरी तरह से ग्रो हो सके। यानी कि समय जो है, कल्टीवेशन जो है वो एज पर दी टाइम्स ऑफ ईयर होता है, सो दैट कन्वीनियंटली एक या दो फसलें जो है वो उगाई जा सके। ठीक है जी। तो दोस्तों ये छोटे से पैटर्न्स है, कुछ एक आधी फसल की हम अभी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो भैया जम्मू कश्मीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रॉप मानी जाती है राइस की। तो राइस क्या है, राइस जो है इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। सिर्फ कश्मीरीज नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर चावल जो है वो मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, वी ऑल नो। खरीफ क्यों है, खरीफ हमारी जो होती है वो होती है जो समर सीजन में सो होती है। तो भैया जी मार्च अप्रैल के बीच में जो है इसकी बुआई होती है। मार्च अप्रैल में तो नहीं कह सकते, एक्चुअल में मार्च अप्रैल में नहीं, बल्कि इसकी बुआई जो है वो जून या जुलाई में हो जाती है। जून एंड जुलाई में होती है एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। तो जैसे अक्टूबर नवंबर का समय आता है इसकी कटाई जो है वो शुरू हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। भैया मैंने आपको बताया था कि गर्म और नमी वाली जलवायु इसको चाहिए होती है। इट इज ग्रोन मोस्टली इन द वैली ऑफ कश्मीर एट 2100 मीटर अबव सी लेवल। तो भैया समुद्र तल से 2100 किलोमीटर, सॉरी 2100 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको मिल जाएगी। द कश्मीर वैली इज कॉल्ड एज राइस बाउल ऑफ द स्टेट। भैया कश्मीर घाटी के अंदर काफी ज्यादा पैदावार जो है वो चावल की होती है, इस वजह से इसे राइस बाउल या फिर चावल का कटोरा भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर स्टेट का। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है विच एरिया इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव टू रिमेंबर कौन सा है, कश्मीर वैली। कश्मीर की घाटी जो है उसे राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है।
इन दी प्लेन एरियाज ऑफ जम्मू राइस इज सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। तो भैया जून जुलाई के समय राइस जो है वो हमारे जो निचले इलाके हैं जम्मू के वहां उगाया जाता है, वेरेस कश्मीर के अंदर जो है वो मार्च और अप्रैल के समय जो है ये राइस जो है वो उगाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। द तहसील ऑफ रणबीर सिंहपुरा, दोस्तों आर एस पुरा, जम्मू कश्मीर के डोगरा साम्राज्य के एक राजा रणबीर, महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा है रणबीर सिंहपुरा। आर एस पुरा के से नाम से जाना जाता है। जम्मू शहर के बिल्कुल पास में ये जगह मौजूद है। आर एस पुरा के जो या रणबीर सिंहपुरा के जो चावल हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि इनका निर्यात किया जाता है। रणबीर सिंहपुरा, आर एस पुरा में उगे हुए चावलों को जो है वो विदेशों तक में भेजा जाता है और विदेशों तक में इन चावलों की जो है वो खपत हो जाती है। उसके अलावा अनंतनाग है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, श्रीनगर है, पुलवामा है, कठुआ है, आर दी मेजर राइट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो भैया अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, पुलवामा, कठुआ, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चावल की पैदावार जो है वो होती है। तो भैया जिन डिस्ट्रिक्ट्स को हम मोर और लेस हम कह सकते हैं कि भैया काफी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ एरिया जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पे राइस जो है वो उगाया जाता है। इस वजह से राइस जो है इज अमंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे कुछ और क्रॉप्स की जो जम्मू कश्मीर के अंदर उगती हैं। आई होप दोस्तों ये चीजें जो है वो हमको समझ में आई होंगी। बेसिक से हमने डिस्कशन करी थी क्रॉपिंग पैटर्न्स की, एक इंपॉर्टेंट क्रॉप राइस की हमने यहाँ पर बात करी थी, कुछ और फसलों की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई है, किसी प्रकार का आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर।